अच्छा, एक बात सोचिए, एक तेज रफ्तार से आती हुई क्रिकेट बॉल और एक बहुत ही छोटा सा इलेक्ट्रॉन, इन दोनों में क्या एक जैसा हो सकता है? पहली नज़र में तो लगता है कुछ भी नहीं, लेकिन क्वांटम मैकेनिक्स की अजीब सी दुनिया में इन दोनों में एक बड़ी ही हैरान करने वाली बात कॉमन है। वो ये कि दोनों ही एक तरंग यानी एक वेव की तरह बर्ताव करते हैं। जी हाँ, यही तो है डी ब्रॉगली वेवलेंथ का क्रांतिकारी आइडिया, और आज हम इसी रहस्य को जरा आसान भाषा में समझेंगे। तो इस सफर में हम देखेंगे कि आखिर ये क्रांतिकारी आइडिया था क्या, इसके पीछे का फॉर्मूला क्या कहता है, इसे साबित कैसे किया गया, इसका हमारी साइंस पर क्या असर पड़ा, और हाँ, इसके नियम और इसकी सीमाएं क्या हैं। चलिए सबसे पहले टाइम में थोड़ा पीछे चलते हैं। साल 1924 में वो एक ऐसा दौर था जब फिजिक्स की दुनिया में बड़ी उथल-पुथल मची हुई थी। और ठीक इसी समय लुई डी ब्रॉगली नाम के एक नौजवान साइंटिस्ट ने एक ऐसा आइडिया सामने रखा जो इतना बोल्ड था कि उसने सबको सच में चौंका दिया था। देखिए, डी ब्रॉगली का जो आइडिया था ना, वो नेचर की सिमिट्री यानी समरूपता में गहरे विश्वास पर टिका था। उनका तर्क बहुत सीधा था। अगर लाइट, जो कि एक वेव है, वो पार्टिकल्स यानी फोटॉन्स की तरह बिहेव कर सकती है, तो इसका उल्टा सच क्यों नहीं हो सकता? मतलब इलेक्ट्रॉन जैसे पार्टिकल्स को भी तो वेव्स की तरह बिहेव करना चाहिए। ये सुनने में जितना सिंपल है ना, उतना ही जबरदस्त आइडिया था जिसने उस वक्त की साइंस की बुनियाद हिला दी थी। और यहीं से जन्म हुआ वेव पार्टिकल डुअलिटी के कॉन्सेप्ट का। इसका मतलब यह है कि इस यूनिवर्स में हर चीज, हर एक कण एक ही समय पर दोहरी पहचान रखता है। वो एक पार्टिकल भी है और एक वेव भी। और ये सिर्फ छोटे मोटे पार्टिकल्स जैसे इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन के लिए नहीं था। नहीं, डी ब्रॉगली के हिसाब से ये नियम हम सब पर, हर चीज पर लागू होता है। तो इस कमाल के आइडिया के पीछे का मैथ्स क्या था? अब घबराइए नहीं, कोई बहुत मुश्किल चीज नहीं है, हम इसे बहुत ही आसान तरीके से समझेंगे। डी ब्रॉगली ने इसकी शुरुआत की लाइट के एक जाने पहचाने फॉर्मूले से। देखिए, लाइट के फोटॉन के लिए उसका मोमेंटम p, मतलब उसकी गति की मात्रा, उसकी वेवलेंथ लैम्डा से जुड़ा होता है। डी ब्रॉगली का जीनियस स्ट्रोक ये था कि उन्होंने इस रिश्ते को यूनिवर्सल बना दिया। उन्होंने कहा, भाई, ये सिर्फ लाइट के लिए नहीं है, ये तो हर उस पार्टिकल के लिए सच है जिसका कोई मास m है और वो किसी वेलोसिटी v से चल रहा है। और बस इसी तरह हमें मिला डी ब्रॉगली वेवलेंथ का फॉर्मूला, लैम्डा बराबर h/mv। जाहिर है, साइंस की दुनिया में सिर्फ एक क्रांतिकारी आइडिया दे देना ही काफी नहीं होता, उसे साबित भी करना पड़ता है। तो डी ब्रॉगली की इस बात को भी साइंटिफिक कम्युनिटी में अपनी जगह बनाने के लिए एक ठोस एक्सपेरिमेंटल सबूत की जरूरत थी। और कमाल की बात यह है कि सबूत सिर्फ 3 साल बाद ही मिल गया। 1927 में डेविसन और जर्मर नाम के 2 साइंटिस्ट ने एक एक्सपेरिमेंट किया। उन्होंने क्या किया कि इलेक्ट्रॉन्स को एक क्रिस्टल पर फायर किया, और जो नतीजा आया ना, वो हैरान करने वाला था। इलेक्ट्रॉन किसी गेंद की तरह सीधे टकराकर बिखरे नहीं, बल्कि वो पानी की लहरों की तरह मुड़कर एक पैटर्न बनाने लगे। इसी को कहते हैं डिफ्रैक्शन। और ये इस बात का पक्का सबूत था कि इलेक्ट्रॉन सच में वेव की तरह बिहेव करते हैं। बस इस एक एक्सपेरिमेंट ने सब कुछ बदल दिया। जो कल तक सिर्फ एक हिम्मत वाली सोच थी, वो अब मॉडर्न फिजिक्स की नींव का पत्थर बन चुकी थी। डेविसन जर्मर एक्सपेरिमेंट ने हमेशा के लिए यह साबित कर दिया कि मैटर की जो असलियत है वो दोहरी है। तो चलिए अब ये देखते हैं कि इस थ्योरी का, इस खोज का हमारी साइंस और हमारी टेक्नोलॉजी पर आखिर असर क्या पड़ा। देखिए, इस खोज के जो नतीजे थे वो बहुत गहरे थे। इसने न सिर्फ क्वांटम मैकेनिक्स की नींव को और मजबूत किया, बल्कि हमें यह भी समझाया कि एटम्स के अंदर इलेक्ट्रॉन असल में बिहेव कैसे करते हैं। लेकिन इसका सबसे ठोस, सबसे बड़ा नतीजा था इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का बनना। साइंटिस्ट को यह समझ आया कि अगर इलेक्ट्रॉन वेव हैं, तो हम इन वेव्स का इस्तेमाल लाइट की वेव से भी कहीं ज्यादा छोटी चीजों को देखने के लिए कर सकते हैं। इसको एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए एक इलेक्ट्रॉन को 150 वोल्ट से स्पीड दी जाती है, तो उसकी डी ब्रॉगली वेवलेंथ लगभग 1.0 एंगस्ट्रॉम होती है। पता है ये कितनी लंबाई है? लगभग एक एटम के साइज के बराबर। अब भले ये सुनने में बहुत छोटी लगे, पर यह मेजरेबल है, इसे मापा जा सकता है। और इसी काबिलियत ने हमें एटम्स की दुनिया में झांकने की ताकत दी है। अब यहां पर एक सवाल तो जरूर मन में आ रहा होगा कि भाई, अगर हर चीज में एक वेव है, तो हमें अपनी रोजमर्रा की चीजों में, जैसे एक कुर्सी में या एक गेंद में, यह वेव नजर क्यों नहीं आती? इसका जवाब हमें वापस उसी फॉर्मूले में मिलता है। याद है, लैम्डा इज इक्वल्स टू h/mv। यहां पर जो वेवलेंथ लैम्डा है, वो मास m और वेलोसिटी v के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। मतलब उल्टा रिश्ता है।
इसे एक सीसॉ झूले की तरह समझिए। जब एक तरफ मास और वेलोसिटी ऊपर जाते हैं तो दूसरी तरफ वेवलेंथ नीचे चली जाती है। यानी कोई चीज जितनी ज्यादा भारी और तेज होगी, उसकी वेव उतनी ही छोटी होती जाएगी। तो अब वापस हमारे पहले सवाल पर आते हैं, इलेक्ट्रॉन और क्रिकेट बॉल। इलेक्ट्रॉन का मास बहुत ही ज्यादा कम है, इसलिए उसकी वेवलेंथ इतनी बड़ी होती है कि हम उसे माप सकते हैं और उसका वेव वाला नेचर देख सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ एक क्रिकेट बॉल का मास बहुत बहुत ज्यादा है, इस वजह से उसकी वेवलेंथ इतनी ज्यादा छोटी हो जाती है कि इसे मापना तो भूल ही जाइए, उसके बारे में सोचना भी मुश्किल है। और बस इसीलिए हमारी रोजमर्रा की दुनिया में चीजों का पार्टिकल वाला नेचर ही हम पर हावी रहता है। तो डी ब्रॉगली के इस एक आइडिया ने हमें हकीकत को देखने का एक बिल्कुल नया चश्मा दिया। तो अंत में सवाल यही है, अगर मैटर की असली पहचान न तो सिर्फ एक पार्टिकल की है और न ही सिर्फ एक वेव की, बल्कि दोनों का एक रहस्यमय मेल है, तो ये दोहरी हकीकत, ये ड्युअलिटी